अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मज़े में, अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। अच्छा जी क्लास, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे और हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। एक सवाल मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था और ये था कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्राउंड स्टेट। ये आपके मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। और ये मैं ज़रा इसको, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहा है ग्राउंड स्टेट। याद रखिएगा, ग्राउंड स्टेट का मतलब ये है कि इसकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बयान करें, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे कार्बन के पास अगर एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है, तो इसकी ग्राउंड स्टेट क्या होगी? 1s2, 2s2 और 2p2, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। और एक और होती है एक्साइटेड स्टेट, जब ये किसी के साथ बॉन्ड बनाने जाएगा तब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2, 2s1 और 2p3। वो किस तरह? क्योंकि एक्स, वाई और जेड में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और ये जो S1 है इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन आता है, क्योंकि शेयर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ज़रूरी होना चाहिए, तभी तो वो शेयर करता है। तो यहाँ पर इन्होंने हमसे कहा है कि ग्राउंड स्टेट के अंदर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करनी है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसान सवाल था, आप लोगों को मैंने भेजा था। अब इसमें देखिएगा, Cl, Z है 17, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन है, वही 1s2, 2s2, 2p6, आपने उसी तरीके से इसको करना था। फिर ये बस समझाने वाली बात है कि अब अगला लिखा हुआ है Ca+2, इसका एटॉमिक नंबर है 20। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि +2 का जब मतलब आता है, इसका मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर +2 आता है, सही है। 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस आएगा, +2 आएगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन अब कितने हुए? 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18। अब आपने 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो भरने हैं, 20 नहीं भरने। अगर आपने 20 इलेक्ट्रॉन भर लिए, आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपने 18 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, क्योंकि +2 का मतलब ये है कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास n-3 लिखा हुआ है और Z है 7। -3 का मतलब होता है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 + 3 इज इक्वल टू 10। तो अब जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, आप 7 नहीं भरेंगे, ठीक है। तो प्लस और माइनस में इस चीज़ की एहतियात रखी जाती है, इस चीज़ को ज़रा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने करना है वो है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी हमारा एक न्यूमेरिकल है और कल अब्बू बकर चाह भी रहे थे कि हम ये वाला सवाल करें। ये वाला सवाल है, मैं द रेशो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस A and B is 1.5:1, ठीक है। अब उन्होंने कहा है if the relative molecular mass of gas A is 16, ठीक है, find out the molecular mass of gas B, find out the molecular mass of gas B। भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन वाला न्यूमेरिकल है ये। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिख के डेटा बनाएंगे, ठीक है। हम ये लिखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए, जिसको हम कहेंगे R1, इज इक्वल टू 1.5। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी, जिसको हम कहेंगे R2, वो है 1, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए इज, इसको हम कहेंगे M1, ये है हमारे पास 16। मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी, जिसको हम कहेंगे M2, इज इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है।
हम जानते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला लगता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D1 सॉरी D2 D2 अपॉन D1। ठीक है, ये हमारा ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हम कहते हैं जब हम रेट 1 ले रहे हैं तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ वो नीचे जाएगा डिनोमिनेटर पे। ठीक है, इसी तरीके से R2 नीचे है तो दूसरी तरफ D2 जो है वो ऊपर होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, डेंसिटी जो है वो मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m अपॉन v। तो डेंसिटी जो है वो मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये है कि डेंसिटी बढ़े या गिरे तो मास भी बढ़े या गिरे, उसका दोनों का साथ साथ जो है वो अपना हिसाब किताब साथ साथ चलेगा, दोनों का रिलेशन डायरेक्टली है। तो अब जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या फॉर्मूला बनेगा? हमारा फॉर्मूला बनेगा R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाय M1। क्योंकि डेंसिटी और मास जो है वो डायरेक्टली रिलेशन है, तो बस मैंने डेंसिटी की जगह मास लिख दिया। अब आप वैल्यूज डालेंगे, R1 है 1.5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू M2 मालूम करना है, डिवाइडेड बाय M1 कितना है आपके पास 16। ठीक है जी, अब आप उसके बाद इसको मजीद सॉल्व कर दें आप। 1.5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 1.5 इंटू 4 इज इक्वल टू M2। ठीक है, अब 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? M2 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा? आई गेस 6 आना चाहिए ना। 1.5 मल्टीप्लाई 4 जी 6 आएगा। ठीक है, फिर इस 6 का आप अंडर रूट ले लें। अब आपके पास, अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, अंडर रूट M2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया हमारे पास, ये बन गया M2 और ये बन गया 36 ग्राम। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो आपका R1 है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन 1.5 है और जबकि B का रेट ऑफ डिफ्यूजन 1 है। ठीक है, तो 1 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कम है तो B का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, इसलिए 1 का जो रेशियो है वो ज़्यादा होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा इसमें? आगे बढ़ें। अगले सवाल की तरफ चलें बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगला सवाल है हमारा, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था। अच्छा ज़रा मुझे बताएं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था उसमें हमारे पास फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होता था? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू। एक मिनट ज़रा हम यहाँ पर देख लेते हैं चैप्टर 5 पे। सर 2 लाइन रिपीट कर दें। 2 लाइन कौन सी बेटा? ये देखें, हमने इसको सिर्फ सिंपल मैथमेटिकल वे में कैलकुलेट किया है हमने। 1.5 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है,
आप जो है वो 1.5 को डिवाइड करते हैं 1 से, तो आपके पास आंसर वही 1.5 ही आ जाता है। ठीक है, आपने 16 का जो है वो स्क्वायर रूट निकाला, तो वो क्या बन जाता है 4। 4 को आपने 1.5 से मल्टीप्लाई किया, वो 6 आ गया। अब हमारे पास m2 जो है वो अंडर रूट में है। अंडर रूट खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेंगे। सही है। फॉर्मूला लाइन, ये वाली लाइन कह रही है बेटा, ये वाली फॉर्मूला लाइन, ये ये वाला फॉर्मूला हमने यूं चेंज किया क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन का डेंसिटी के साथ जो फॉर्मूला है वो है R1/R2 डिवाइडेड बाय D2/D1। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी और मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अब हम डेंसिटी की जगह m यूज कर देंगे। ठीक है, हमने फॉर्मूला कन्वर्ट किया इस वजह से कि ये जो है वो हमारा डायरेक्टली रिलेट करता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं चैप्टर 5 की तरफ। चैप्टर 5 जो था हमारा, ये हीट वाला जो हमारे पास चैप्टर था, इस चैप्टर के अंदर हमने आपको एक कंडीशन बताई थी। ये अगर आपको वो कंडीशन यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सारे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए थे ना। यहाँ मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ, यहाँ पर आ जाए, ये रहा। यहाँ पर हमने एक जगह, ये रहा, ये देखें, ये कंडीशन आप देखें। ठीक है, हीट जो है वो पॉजिटिव होगी अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, हीट और आ रही है। अगर हीट निकल रही है तो आपके पास Q नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा, वर्क आपके पास पॉजिटिव होगा अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि सिस्टम पर काम हो रहा है। तो सिस्टम तो खुद नहीं कर रहा ना, सिस्टम पे बाहर से काम हो रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अच्छा, वर्क डन नेगेटिव होगा अगर वर्क डन जो है वो ऑन द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम पर काम हो रहा है। ठीक है, तो ये 4 चीजें आप याद रखिएगा। देखें, वर्क डन पॉजिटिव तब होगा जब सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है तो वर्क पॉजिटिव होगा। अब जब सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, बाहर से काम हो रहा है, तो सिस्टम जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम इस बात को मद्देनजर रखकर अपना अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमारा न्यूमेरिकल ये है, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट जो है वो आपको बता रहा हूँ कि आपके पास वर्क डन दिया हुआ है, यही सॉल्व कर रहा हूँ। वर्क डन आपके पास दिया हुआ है 500 जूल। ठीक है, ये मॉडल पेपर आप लोगों के पास है, आप डायरेक्ट डायरेक्ट देख लीजिएगा। अब यहाँ लिखा अपना इसके ऊपर काम हुआ है, सिस्टम के ऊपर काम हुआ है ना। वर्क डन ऑन दी सिस्टम, सिस्टम पर काम हो रहा है। सही सही। सही है, जब सिस्टम पर काम हो रहा है तो वर्क तो सिस्टम तो काम नहीं कर रहा ना, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, तो हमारा वर्क डन माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज ये है कि गिव्स ऑफ हीट, तो Q जो है वो आपकी है 200 जूल, और गिव्स ऑफ का मतलब क्या होता है, हीट खारिज हो रही है, तो ये हमारा एक्सोथर्मिक हुआ, तो हीट भी हमारे पास नेगेटिव होगी। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब हम डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू भी हमारे पास माइनस में है, माइनस डब्ल्यू भी हमारे पास माइनस में है, तो इसको हम हल करेंगे। -200 प्लस 500, आंसर आएगा प्लस सर का। ये मैं हीट क्यों माइनस किए सर। हीट यू माइनस की है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है गिव्स ऑफ हीट। क्या लिखा हुआ है, गिव्स ऑफ। गिव्स ऑफ का मतलब ये कि सिस्टम जो है वो हीट निकाल रहा है, जब हीट निकाल रहा है तो एक्सोथर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक हुआ तो माइनस हो जाएगा। सही है, अच्छा, वर्क डन बाय द सिस्टम होता, अगर सिस्टम पर काम हो रहा है, सही है, तो सिस्टम तो काम नहीं कर रहा ना, सिस्टम पर काम हो रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव है, क्योंकि वर्क तो हो ही नहीं रहा सिस्टम पे। लेकिन अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, कि सिस्टम पर काम हो रहा है, तो फिर वर्क डन जो है वो हमारे पास नेगेटिव में होगा। ठीक है बेटा, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो है आपका लॉन्ग में, और वो है आपके पास बैलेंस इक्वेशन, एक एसिडिक और एक बेसिक मीडियम की। तो एसिडिक और बेसिक मीडियम की बैलेंस इक्वेशन जो है वो आप खुद करेंगे। ठीक है, आपको पता है ना कि एसिडिक मीडियम वाली जब आप बैलेंस इक्वेशन करेंगे
और बेसिक मीडियम वाली जब आप बैलेंस इक्वेशन करेंगे, पहला स्टेप दोनों में सेम होता है, कौन सा? स्प्लिट, रिएक्शन को आप तोड़ देंगे। दूसरा क्या होता है आपके पास, स्प्लिट करने के बाद आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिखते हैं। फिर दूसरा स्टेप होता है कि बैलेंस आप करते हैं अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीसरा स्टेप क्या होता है, आप हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। चौथा स्टेप क्या होता है, आप ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। पांचवा स्टेप क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। ठीक है। छठा स्टेप क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉन की तादाद को इक्वल करते हैं। सही है। सातवां स्टेप क्या होता है, ऐड करते हैं और उसके बाद उसको सिंपलीफाई कर देते हैं। ठीक है, ये आपके पास है। अच्छा, ओके, बस ये याद रखिएगा कि ये जो दो हमारे स्टेप्स हैं 3 एंड 4, ये दो स्टेप हमारे एसिडिक और बेसिक में डिफरेंट हैं। एसिडिक में क्या होता है कि जहां हाइड्रोजन कम होगा वहां H+ डाल देंगे और जहां ऑक्सीजन कम होगा वहां H2O डाल देंगे। ठीक है। बेसिक में क्या होता है कि जहां हाइड्रोजन कम होगा तो वहां पर आप जो है वो 2OH डालेंगे। ठीक है। और दूसरी तरफ जो है वो आप क्या करेंगे, एक वाटर डाल देंगे। ठीक है। अच्छा जी, और जहां ऑक्सीजन कम होगा वहां एक OH डालेंगे और दूसरी तरफ जो है वो आप, बल्कि मैंने उल्टा कर दिया, ये मैं इसको ज़रा सेट कर दूं यहाँ, बाकी आप वहाँ पर भी देख लीजिएगा, यहाँ 2H2O डालते हैं। ठीक है, जहाँ आपके जो है वो ऑक्सीजन कम हो, या इसको चेक कर लेना, इसको चेक कर लेना, वो हमारे पिछले लेक्चर में है। ठीक है, तो ये सवाल आप कर लेंगे। ये दो सवाल समझे मैं आपको टेस्ट में दे रहा हूँ। ये हमारे पास दो सवाल जो है वो आपके मॉडल पेपर की बैलेंस इक्वेशन है, ये आप सॉल्व करके मुझे दिखाइएगा। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप